मैं प्रशांत हूँ और जैसा कि फरहान ने बताया हमारे पास 3 बड़े राजवाड़ों से हमारे बीच तीनों राजघराने के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। जब राजघरानों की बात होती है तो अक्सर ये बात हम लोग इतिहास के पन्नों में ही अपने राजाओं को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहे हैं हमारे राजा। और आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है जो ऑन रिकॉर्ड है, और वो ये है कि 40% 40% जो इस देश का हिस्सा था वो इनडायरेक्ट रूल में था। मतलब राजवाड़ के अंदर राजवाड़े उस एरिया जगह को चला रहे थे और अंग्रेज उसमें जाहिर तौर पे जुड़े हुए थे उनके साथ। और ये जो 40% एरिया है इसमें वेलफेयर स्कीम हो या हिंदू मुस्लिम दंगों की बात हो, वेलफेयर स्कीम अपने पूरे हाइट पे हुआ करता था। बाकी जहाँ जहाँ भी डायरेक्ट रूल था अंग्रेजों का उससे ज़्यादा वेलफेयर स्कीम इन राज्यों में इन जगहों पे होता था। और हिंदू मुस्लिम दंगा लगभग लगभग ना के बराबर था इस पूरे इसमें। राजघरानों ने का कंट्रीब्यूशन जो है वो उतना उजागर करके हमारे पास किताबों में नहीं है जितना हमें रोड रास्ता चलते यूनिवर्सिटी में पढ़ते लोगों से बात करते अचानक से दिख जाता है। मुझे मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में जानता हूँ। तो ये तमाम यूनिवर्सिटी में एक दरभंगा हाउस है और एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी दरभंगा महाराज ने काफ़ी काम किया था। कला और संस्कृति हो या भाषा को लेकर हो या साहित्य को लेकर हो, तमाम राजघरानों ने बहुत मेहनत की है ऐसे समय में चीज़ों को बचा के रखने का जब हमसे सब कुछ लुट पिट रहा था। और इनके जो धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे वो एक तरह से सटल नेशनलिज्म की बात होती थी उसमें, कि बेशक ये इनके ऊपर ऑफ कोर्स अंग्रेजों का हुक्म था, लेकिन ये लोग अपने रोज के काम में और सांस्कृतिक और जो धार्मिक कार्य थे उसमें एक सर्टेन काइंड ऑफ जो नेशनलिज्म था उसको लगातार मेंटेन किए रहते थे। तो इससे पहले कि हम शुरू हों और बाकी बातें करें इनके साथ और जानने की कोशिश करें कि राजा का मतलब आज के डेट में क्या है, हम क्या समझते हैं उनसे, या क्यों आकर्षण अभी भी बना हुआ है हमारा कि हम चाहते हैं कि राजवाड़े के लोग हमारे बीच आए, हमसे बात करें, हमें लीडरशिप प्रदान करें। हम ऐसा क्यों सोचते हैं 70 साल 80 साल बाद भी राजनीति के। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैं परिचय में मैं बताऊं कि कंट्रीब्यूशन उससे 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 अच्छा ये होगा कि मैं कपिलेश्वर जी आपसे ही शुरू करना चाहता हूं कि अगर आप अपने अपने कंट्रीब्यूशन को ही, अपने घराने के कंट्रीब्यूशन से ही अपना परिचय अगर यहाँ पर दें तो लोगों को मालूम चले कि हम लोग कहाँ बात करना चाह रहे हैं और हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको यहाँ बुलाकर। सम्मानित जन नमस्कार। दैनिक जागरण के मंच में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राज दरभंगा कला साहित्य और ये कहे नेशनल मूवमेंट में, जैसे वी डिड लॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट। आप लोग को पता नहीं होगा या एक्चुअली उतनी हिस्ट्री में स्ट्रेस नहीं दिया गया। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई एओ ह्यूम ने की और वी वेर द लार्जेस्ट फंडर्स। ह्यूम जी का अभी भी मेरे पास एक लेटर है 1880 का जो हम लोग एनुअली उनको 10,000 देते थे और ही स्टार्टेड बेगिंग। एक लेटर है, आप लोग कभी आए तो हमारे आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, जो उन्होंने बोला था आपने प्रॉमिस करा था और यू हैव गिवन मी 5,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज इज स्टिल पेंडिंग एंड माई लंडन ऑफिस इज क्लोज्ड ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड फिर हम लोगों ने दिया। राज बिहारी घोष जी का वो रिसीविंग है हमारे पास, आई हैव ऑल इन द आर्काइव्स। और जटाशंकर जी ने एक किताब लिखी थी द ग्रेट पैट्रियट लक्ष्मेश्वर सिंह जी के, उसमें सारे विवरण हैं। और जब
गांधी जी गए थे साउथ अफ्रीका और उन्होंने आंदोलन शुरू की थी, तो उनको वो मीडिया से कवरेज नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने लेटर दिया लक्ष्मेश्वर सिंह जी को, जो आप हमको इसमें आप हमको हेल्प करें। तो आप कह सकते हैं जो लक्ष्मेश्वर सिंह जी उनके मीडिया एडवाइजर थे, और उन्होंने फिर थैंक यू का लेटर भी दिया था, तो वो भी है उसमें। और फिर जब अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पहला बॉम्बे में हुआ, फिर दूसरा मद्रास में, तो फिर जब चौथा होने वाला था इलाहाबाद में, तो अंग्रेजों ने बड़ा कड़ाई कर दी, जो नहीं, नोबडी शुड फिनेंस देम। एक मतलब लिखित तो नहीं था, बट एक एक था जो प्रेशर, जो आप कोई राजे महाराजे या मतलब कोई भी है, इनको इनसे दूर रहिए। तो लक्ष्मेश्वर सिंह जी जो मेरे फोर फादर थे, वो ही केम अहेड और उन्होंने लूथर कैसल खरीदा। अभी भी है वो, अब दरभंगा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, 90 एकड़ का। और उन्होंने लेके ओपनली उनको दिया, जो आप इस पे करें। और फिर चौथा भी अधिवेशन वहाँ हुआ, और आठवां भी वहीं हुआ। तो उनको कोई डर नहीं था, मतलब जो वो ओपनली आके अंग्रेजों से करते थे। हम, मुझे लगता है उतना हिस्ट्री में पब्लिश नहीं हो पाया। फिर जब उनके छोटे भाई रामेश्वर सिंह जी बने, तो वो बहुत अग्रसर थे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में। तो मथुरा में एक सम्मेलन हुआ था 1888 में, और सारे जो हिंदू संगठन थे वो एकत्रित हो गए, और भारत धर्म महामंडल की रचना हुई, और उसके वो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे। और दयानंद सरस्वती जी के साथ लक्ष्मेश्वर सिंह ने एक गौरक्षणी सभा का एक कमेटी का आयोजन किया, जिसमें वो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे, और रामेश्वर सिंह जी भी। तो ये सब बातें हैं, आप कभी आएंगे तो ये सब होगा। और मैं चाहता हूँ, ये सब बुक्स भी है लेकिन इंग्लिश में है, मैं चाहता हूँ एक हिंदी में निकाला जाए, और लोगों को ज्ञात हो जो क्या व्हाट ऑल वी डिड। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, जो 4 दिन पहले एम्स की उन्होंने स्थापना की, मतलब उद्घाटन किया दरभंगा में। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर महाराजा कामेश्वर सिंह जी के कामों की उन्होंने विवरण दिया। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही लोग उजागर करें। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पूरे नेशनल मूवमेंट की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें कांग्रेस का बहुत ही अहम रोल हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का बहुत अहम रोल रहा पूरे मूवमेंट को ले जाने के लिए। लेकिन ह उस हिस्ट्री को लिखते समय शायद ये नाइंसाफ़ी हो गई कि कोई ये नहीं बताने को तैयार हुआ कि अंग्रेजों के अंदर में रहते हुए भी कैसे कोई राजा, हमारे राजा जो हमारे देश के राजा थे, जो हमारे प्रांतों के राजा थे, उन्होंने कैसे मतलब वहां पे रहते हुए अपने रिसोर्स से नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे वो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी किसी किसी अंग्रेज कलेक्टर का या किसी अंग्रेज वायसराय का जी दिमाग खराब हो, जी जी, कुछ तो भी वो कर तो सकते कुछ थे। भी कर सकता था। लेकिन ये कुछ भी कर जाने का को भी स्टेक पे रखते हुए लगातार, और हमें ये बार बार बताया जाता रहा कि भाई राजा अंग्रेजों से मिले रहते थे और वो गाना सुनते रहते थे और नाच देख रहे। हाँ, मतलब बहुत ही हाँ, एक बहुत नेगेटिव, नेगेटिव पिक्चर की तरह हमें नेगेटिव दिखाया गया। बहुत। तो आलिया बाबी जी यहाँ पे हैं, वो गुजरात के बालानिसोर से हैं, वो वहाँ के नवाबों के फैमिली से संबंध रखती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, मैं आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप अपने परिचय में अपने घराने के कंट्रीब्यूशन की बात कीजिए, क्योंकि बात वहीं से स्थापित होगी कि आप लोग कभी पीछे नहीं हटे जब नेशन बिल्डिंग की बात हो रही थी, खास तौर पे एजुकेशन के सेक्टर में। जब आक्रांताओं की वजह से हमारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को तोड़ दिया जा रहा था, और मैकले का एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा था कि ऐसे लोग तैयार किए जा सके जो हमारी अच्छी तरह से गुलामी कर सके। उस समय कैसे आप लोग ये डेयर कर रही थी, और आप लोगों ने क्या-क्या किया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए, यहाँ के त्योहारों के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए? तो उस परिचय से अगर हम बात शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, आदाब। मैं आलिया हूँ, मैं गुजरात से आई हूँ। बालासिनोर एक छोटा-सा टाउन है अहमदाबाद के करीब। दैनिक जागरण का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ
यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। बालासिनोर एक नवाबी स्टेट हुआ करता था। हमारी ये एक बहुत यूनिक बात है कि मेरे दादा हुजूर जो थे वो भी इन्फेंसी में गादी पे बैठे। जी, उनका नाम बता देते हैं, हम नवाब याद कर मोहम्मद लेते। जमीयत खान जी बाबी। और जो मेरे वालिद साहब थे नवाब मोहम्मद सलाबत खान जी, वो भी इन्फेंसी में गादी पे बैठे। तो यानी मेरे फादर तो 9 महीने के ही थे जब मेरे दादा हुजूर का इंतकाल हो गया 1945 में। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मेरे फादर ने साइन नहीं किया। उनके एक गार्डियन थे जो लुनावाड़ा के महाराजा थे, हमारे नेबरिंग स्टेट, एक राजपूत स्टेट। और जहाँ मेरे ग्रैंडफादर की बात करें तो वो उस वक्त थे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, प्री 1947। अब इनकी वही बात है कि ही वॉज वेरी एंटी ब्रिटिश, ही डिड नॉट टॉलरेट देम। एंड उनको भी ये इल्ज़ाम उन पे भी लगे थे कि उनको गाने बजाने का शौक़ है। वैसे वो काफ़ी अच्छे पोएट थे, शायर थे, काफ़ी किताबें लिखी उन्होंने, ड्रामास बहुत अच्छे करते थे, उनका ये शौक़ था। तो हम आज उनके बारे में यही बोलते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन द रॉन्ग एरा, ही शुड हैव बीन बॉर्न टुडे। अभी भी हमारे पास उनकी किताबें वगैरह जो है और जो वो ड्रामाज स्टेज पे करते थे, आज की तारीख में अपन जो आफ्टर आई मीन जो इफेक्ट्स करते हैं वो उस ज़माने में करते थे कि पानी कैसे स्टेज पे आ रहा है, नाव जा रही है तो नाव जाते वक्त जो पानी उड़ता है ऑडियंस पे, वो उस वक्त 1940s में ऑडियंस पे पानी उड़ता था। जो 3D इफेक्ट और 4D इफेक्ट एग्जैक्टली की अब बात जी करते हैं। जी। तो उनका ज़्यादातर शौक इसमें था। हाँ, थोड़ा मे बी वो थोड़ा इधर उधर ध्यान था उनका तो शायद स्टेट नहीं के नहीं, टाइम ये में। तो संस्कृति बट में वही है कि contribution है, उनका मतलब शौक था, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, अ पोएट एंड एज आई सेड। तो उनको बड़ौदा भेज दिया गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वो वापस भी आ गए थे। लेकिन वही है कि उन्होंने उस वक्त जो ड्रामास के लिए, जो एजुकेशन के लिए, बालासिनोर में स्पोर्ट्स के लिए जो किया उस वक्त 1940s की बात करें तो वो बहुत इमेंस है। यानी आज भी लोग मेरे ग्रैंडफादर को याद करते हैं। मेरे फादर ने भी वही किया, वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ। और क्रिकेट वगैरह काफ़ी उन्होंने उसको बहुत आगे लेके गए। हमारी क्रिकेट टीम भी थी, बाबी क्रिकेट क्लब अभी भी है जो मेरे भाई चला रहे हैं। हमारे यहाँ इरफान पठान, यूसुफ पठान सब खेल चुके वाह, हैं वाह। मेरे फादर की टीम में, बिफोर दे बिकेम द फेमस पर्सनालिटीज दैट दे आर टुडे। तो अजय जाडेजा was supposed to play but he didn't because he joined the Indian team at that time. यही जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर 1947 मेरा एक ये पर्सनल मानना है कि हम लोगों ने वो रजवाड़ा नहीं देखा है। वी आर बॉर्न इन एन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो जाओ जलाली है, जो तामझाम है, वो हमने देखा नहीं है, हमारे वालिद ने देखा है थोड़ा बहुत, तो हम मिस नहीं करते। लेकिन जो बातें हैं वो हम सुनते ज़रूर है कि उस वक्त क्या था, हमारे दादा ने क्या किया, हमारे परदादा ने क्या किया। तो बालासिनोर का जो भी मर्जर भी था वो काफ़ी थोड़ा पेचीदा था, बिकॉज मेरे फादर तो माइनर थे। तो लुनावाड़ा ने हमारे लिए जो एक्सेशन ऑफ डोमिनियन में हमारा हुआ वो उन्होंने कर दिया था। जी। जब ये क्रिकेट की बात कर रही है तो आपको जानना चाहिए ये बात कि आज जिस बीसीसीआई के बारे में हम लोग बहुत गर्व करते हैं और सोचते हैं कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर एक ऐसा संस्था तो इस देश ने ये देश बना पाया जो फाइनेंशियली सब पे रूल कर सकता है। तो इसमें बड़ौदा के महाराज का, पटियाला के महाराज का, आज जो इंडियन हॉकी टीम है उसमें पटियाला के महाराज का जो योगदान है। अब पटियाला के महाराज ने साइकिलिस्टों की टीम बनाई थी। कोई ऐसा खेल नहीं था जिसमें वो सहयोग नहीं कर रहे थे। जामनगर, जी बिल्कुल। जामनगर का क्रिकेट टीम में जो जिस तरह का योगदान रहा है, और उसके साथ साथ सिर्फ क्रिकेट और एजुकेशन और इसकी बात नहीं, जैसे दरभंगा महाराज ने एजुकेशन में जितना काम किया है, आप अगर देखेंगे तो कला के क्षेत्र में भी बहुत काम हुआ है। मतलब आखिरी दम तक भी अगर हम बात करें, मतलब 50 तक की भी अगर हम बात करें, तो कई ऐसे गायक और कई ऐसे लेखक होंगे जो दरबार के वजीफों पे रह रहे, स्कॉलरशिप पे रह रहे थे और अपना काम कर रहे थे। और अयोध्या के राज के बारे में तो एक बहुत ही फेमस कहावत है कि
बिटिया की शादी करने तय करके लोग इनके दरवाजे पे खड़े हो जाते थे और फिर ये नहीं सोचते थे कि कहाँ से पैसा आएगा और शादी कैसे होगी। तो राजा साहब, परिचय से ही शुरू करें। आपका परिचय लखनऊ में क्या ही दिया जाए, लेकिन फॉर्मेट में है। सबसे पहली बात, मुझे हंसी आ रही है। बहुत धन्यवाद कि जागरण संवादी ने इस सब्जेक्ट पे बात करना पसंद किया। मैं हर बार एक डिस्क्लेमर की तरह बात कहता हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे पूर्वज राजा थे। सन 47 के बाद हम लोग राज परिवार के सदस्य हैं, कोई राजा नहीं है, एक बात। लेकिन 2-4 पॉइंट्स मैं डिस्क्लेमर की तरह कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, जो भी लोग, जो नए बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी बात नहीं कहता। हिंदी फिल्मों ने और जो आपके पल्प फिक्शन ने या उस तरह की अय्यारी वाली कहानियों ने जो आपको दिखाया है कि राजा का मतलब कि पनघट पे घोड़ी को उठा लेगा और घोड़े से जाएगा और किसी की हत्या कर देगा और तमाम ब्ला ब्ला घटिया बातें, ऐसा कोई राजा होता नहीं था। कम से कम मैंने नहीं देखा है या पढ़ा नहीं है। आप ब्रिटिश गजेटियर्स के सारे मेमोइर्स उठा के देखें, 70% गजेटियर्स में ये वर्णित है कि फला रियासत, फला गुजारेदारी, फला जगह की रवायत, वहाँ पे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। इन्होंने इस तरह से हमारे खिलाफ कैंपेन किया। खुद मेरे फोरफादर, मुझसे 4 पीढ़ी पहले, प्रताप नारायण सिंह जी, जिनको ददुआ महाराज कहते थे। ददुआ एक कोलकियल वर्ड है जिसको अवधि में कहते हैं बहुत दान देने वाला, कि प्रताप नारायण सिंह ने बेगम हजरत महल को नेपाल प्रवेश कराने के लिए, उनकी बेहतर सेलिंग कराने के लिए, कि वो सुरक्षित पहुंच जाएं, उनको यहाँ से पार करवाया था लखनऊ से। और उसमें प्रताप नारायण सिंह और मान सिंह दोनों लोगों की बड़ी भूमिका, मान सिंह की, सॉरी, उनके फादर की। ददुआ महाराज जो थे 1904 में, जब यहाँ पे वो बनना हुआ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तो उस कमेटी का उनको फंड रेजर बनाया गया कि वो फंड कलेक्ट करें। 8 लाख रुपए 1904 में कलेक्ट करके देना था। और गजेटियर से मिलता है, खुद आपके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड में है, क्योंकि सन 2004 में 100 साल पूरे होने पे मेरे पिताजी को बुला के उन्होंने सम्मानित किया था। उन्होंने 8.5 लाख रुपए कलेक्ट करवाए और अपनी तरफ से 25,000 रुपए खुद उस कोष में जमा किया। 1902 में जब एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा बनी, जो अयोध्या के सारे मठ मंदिरों, पुरातन चीजों को असाइन कर रही थी, उनके सिंबल कर रही थी कि ये ऑथराइज्ड स्कंद पुराण के मंदिर है, जिसको वर्डिक्ट की तरह यूज किया जाता है श्री राम जन्मभूमि के काम में भी, और जो आज सबसे ऑथेंटिक साइनेज है 1902 का। उसकी कमेटी में ददुआ महाराज और उस समय वहाँ के बड़ा स्थान के महंत रघुवर प्रसादाचार्य जी, दोनों लोग उसके वो थे। और उस समय जो डीएम होता था, जो कलेक्टर होता था, वो क्लियर करता था कि राजा साहब ने और इन्होंने मिलकर ये ऑथेंटिकेट कर दिया है, तो उसका सारा खर्चा अयोध्या रियासत ने उठाया था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो आखिरी राजा हुए, जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह, उन्होंने 1949 में जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया और अपनी एक बड़ी करीब 15 एकड़ की जमीन अयोध्या में दान की, जिसपे कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय बना है। तो उसमें ये था कि जमीन मेरे ग्रैंडफादर ने दी और पूरी लाइब्रेरी दी और 11 गांवों का राजस्व दिया। 1 लाख रुपए जो देता, कॉलेज उसके नाम से होता। और ये था कि फैजाबाद में बने, या ये जमीन बेच के, तो राजा साहब की ये जिद थी कि अयोध्या की भूमि में डिग्री कॉलेज बनेगा। और उनके मित्र होते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम हो, क्योंकि ऑलरेडी एजुकेशनल ट्रस्ट दे रहा है, तो इसकी ट्रीटी में लिखा ही जाएगा कि जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट दे रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे नाम से कॉलेज लिखा जाए। तो उनके एक मित्र थे कामता प्रसाद सुंदरलाल, उन्होंने बहुत बड़े जूलर थे, उनसे कहा कि तुम 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारे नाम से कॉलेज का नाम कर देते हैं। तो इस तरह से कॉलेज बना। हमारे फोर फादर की लाइब्रेरी वहाँ दान हुई। आज भी उसके रिजोल्यूशन से जो पैसे आते थे, वो पैसे आज भी उस कॉलेज में जाते हैं। हम सब लोग उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहे हैं, रहते हैं, मतलब उसके नियम में है। और बिना 1 रुपया लिए मेरे पूरे 5 पीढ़ी ने वहाँ पे योगदान किया।
ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। एक मजेदार किस्सा सुनाऊंगा। वो राजा से तो राजा की बात तो बड़ी होती है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर दरभंगा से थे। तो उनके पिताजी दरभंगा महाराज के यहाँ ही बड़े ओहदे पे थे, पंडित धीरेन्द्र मोहन मिश्र। सन 47 में जब मेरे दादाजी की शादी हुई, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों में एक रस्म होती है समधी मिलना। समधी समधी जब मिलते हैं तो कुछ उसको दिया जाता है। तो महाराज ने अपने समधी को, जो हमारे दादाजी के पिताजी थे, एक सोने के कटोरे में 101 सोने की अशर्फियां समधी मिलना में दी। तो सन 47 में तो ये उन्होंने रख दिया ला करके, और बहुत पैसे रुपए से निरपेक्ष आदमी, उनको कोई उससे लेना देना नहीं था। 1962 में जब चाइना वार हुआ और जब सोना मांगा गया और पैसा मांगा गया कि आप सब लोग अपने अपने घर से कंट्रीब्यूट करें, तो मेरे परदादाजी ने वो वैसे ही जैसे उनको शनील में बांध के कटोरा और सिक्के मिले थे, सन 47 में मिला हुआ वो कटोरा सिक्कों से भरा हुआ सन 62 तक उनके पास ऐसे ही रखा था, और उन्हें उठा करके सरकार को दे दिया कि ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। मेरे दादाजी ने बेगम अख्तर साहिबा को 50 एकड़ का भूभाग दिया था, जिसका मैं किस्सा सुनाता हूँ। वो वापस कर गई, वो लैंड हमको वापस मिल गई। मैं एक बात दूसरे अर्थ में कहता हूँ, इस देश में 350 से ज्यादा रियासतें थी। अगर वो अपना विलय करना पसंद न करती तो देश आजाद तो था, लेकिन एक गृह युद्ध का सामना करता जी पहले। राज साहब, मैं आऊंगा इस और बात पे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, 2 रियासतें, कश्मीर और हैदराबाद के निजाम, दोनों ने उसके लिए तैयार नहीं हुए बफर स्टेट बनाने की वो की। उसके बाद क्या हुआ आप सबके सामने इतिहास है। रजवाड़ों की रवायत, मैं ये मानता हूं हर घर में, हर जीवन में कुछ अंतर्द्वंद होते हैं, कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ अच्छाई बुराई होती है। जिस तरह से पोर्ट्रे होता है वैसा दरअसल बिल्कुल नहीं है। आपने बड़े भोलेपन से कहा कि वो इतिहास लिखने में गलती हो गई। इतिहास लिखने में गलती नहीं हुई, इतिहास डेलिबरेटली चेंज किया जी गया, राजा साहब, गड़बड़ इसमें ढंग से लिखा हाँ, गया। मेरा सवाल है, यहीं पे मेरा सवाल है। बिल्कुल मेरा मानना है कि इतिहास लिखने में गलती नहीं हुई, इतिहास इस तरह से लिखा गया और इसकी सफाई दी गई कि भाई नेशन बिल्डिंग और इंटीग्रेशन की वजह के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हम क्यों वहां से इस तरफ जंप किए हैं। लेकिन आप लोग प्रभावी लोग थे, आप सबका परिवार प्रभावी परिवार था। आप लोगों ने लेखकों को, आप लोगों ने गायकों को, कितने भी लोगों का सुने, मास्टर मदन की बात कर ले या हम जो सबसे इधर जो सिंगर है उनकी बात कर ले, ये सब आपके यहाँ रहे हैं, आपने उनको पाला है, पोसा है, बड़े बड़े लाइब्रेरी आपने बनाए। बड़े आप कांग्रेस में और इस देश में कई ऐसे नेता मिल जाएंगे जो आपके फंड से ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए, हार्वर्ड पढ़ने गए, लंदन गए और वहां से लौट कर आए। आप लोगों ने कभी इतनी लंबी चुप्पी क्यों साध ली? इतना जोरदार आप पे अटैक हो रहा था, लगातार आप लोगों को नेगेटिव पे पिक्चराइजेशन किया जा रहा था, पूरे इतिहास में कहीं आपके कंट्रीब्यूशन का चर्चा नहीं रह जाता है, हमारे रजवाड़ों का चर्चा नहीं है, तो फिर कभी आप लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट क्यों नहीं किया कि हाँ आपके पास प्रशांत लेखक थे? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठा दिया। मैं क्षमा चाहते हुए, अगर कोई आहत हो तो उससे माफी मांगते हुए कहूंगा, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सब बातें जो आप कह रहे हैं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, आप यूटोपिया में जा सकते हैं। हमने वैसा जीवन, वैसा दिन नहीं देखा। अभी आलिया जी कह रही थी कि जो एक ग्लोरी थी वो पास्ट ग्लोरी थी। हम उस डिलेपिडेटेड ग्लोरी के बीच में फंसी हुई संतानें हैं। मैं बात मैं कर बता हूं रहा तो हूं, मैं आ रहा हूं, मैं उनकी उसी पे आ रहा हूं। मैं ये अपने दादा परदादा या अपनी दादी पे ये सवाल नहीं कर सकता जो सन 47 में उन्होंने कौन से अपहीवल्स देखे, उनको किस तरह की परेशानियों का शिकार होना पड़ा, उनके ऊपर कैसे राजनीतिक और सामाजिक दबाव थे। ये जरूर था कि राजवाड़ों की एक रवायत होती है कि चुप लगा जाओ, किसी से भिड़ो मत, पीछे हट जाओ, एक वफादारी सिखाई जाती है। आप उसको फिल्मों में भी देख लें, उमराव जान में, तो आपको दिख जाएगा कि नवाबों की वफादारी क्या होती है, रजवाड़ों की वफादारी क्या होती है। तो मुझे लगता है कि जो मैं आज समझ सकता हूँ, आप अपने से ताकतवर से लड़ नहीं सकते, या जब एक पूरा नैरेटिव आपके खिलाफ गढ़ा जा रहा है तो आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन आज वो बातें होती हैं। गलती से मैं रजवाड़े में एक लेखक पैदा हो गया जो लिखता पढ़ता है, कुछ करता है, नहीं तो बहुत सारे रजवाड़ों के पास ये दृष्टि भी नहीं थी उनकी आने वाली पीढ़ियों में कि वो जा करके ये चेक करे इतिहास में कि कहाँ गलती हुई है और कहाँ सुधार की जरूरत। जी कपिल जी, ये यही सवाल आपसे है, क्योंकि आपका हर यूनिवर्सिटी में दखल रहा
ऑक्सफोर्ड में भी दखल रहा, मतलब ऑक्सफोर्ड में भी दरभंगा हाउस मिल जाता है, ठीक है। कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज के बगल में ही दरभंगा हाउस है कैलकाटा में, पटना में दरभंगा हाउस है। ये वो जगह थे जहाँ पे इतिहास लिखा जा रहा था, जहाँ पे नए तरह से सब चीज को, आपका तो प्रभाव था, आपके पूर्वजों ने क्यों नहीं खड़ा हुआ और कहा कि भाई ये 10 किताबें लिखो, भारत के रजवाड़ों पे सफाई डालना होगा, पब्लिक के मन से जो मिटा देने की कोशिश हो रही है उसको रोकना होगा। तो आप लोगों ने कभी कोशिश ऐसी क्यों नहीं की? देखिए, पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो रजवाड़ा मिला माँ सरस्वती जी से मिला, हम लोगों ने माँ सरस्वती को ही अर्पित कर दिया। मतलब आप देखेंगे कहीं भी जाइएगा, अब बीएचयू में पहले दान करता 5 लाख रुपए। तो रामेश्वर सिंह जी को फाउंडर थे एनी बेसेंट के साथ, और जो पहला एक कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो कमिटी हुआ उनके प्रेसिडेंट उन्हीं को बनाया गया, और 5 लाख रुपया ही नहीं दिया। मदन मोहन मालवीय जी के साथ उस जमाने में तो इतनी वो नहीं, ना रोड थी ना फ्लाइट की व्यवस्था होती थी, तो वो किसी तरह से जाते, हर एक रजवाड़े के यहाँ जाते थे और वो चंदा मांगते थे। 25,000 का उन्होंने रोज का तय हाँ, रखा था। यही था, और वो बहुत मेहनत की उन्होंने, ठीक है। और वो बहुत सारे दस्तावेज है मेरे पास जो मदन मोहन मालवीय जी का बेशक मैं है। मानता हूं इस जी। बात को, मैं पूछ रहा हूं कि आपने ऐसा एकेडमिक क्यों नहीं तैयार किया जो इस नहीं तरह। किया। कामेश्वर सिंह जी, हम लोग तो कांग्रेस के ही थे फाउंडर्स, बट जब टिकट तो आराम से मिल जाती, बट कामेश्वर सिंह जी नेहरू जी से थोड़े अलग थे, तो उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से उन्होंने लड़ा। तो आपको पता होगा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ किसके वजह से, स्टेट वर्सेस कामेश्वर सिंह जी। यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी पहले था, जो यूएस में अभी भी है। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी था, जब लिया गया सबका, तो ये कोर्ट चले गए, कोर्ट से स्टेट हार गया, और उनको नेहरू जी दादा बोलते थे। तो बोले दादा आप क्या करोगे, आप जीते जाओगे, हम मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दूंगा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, पहला अमेंडमेंट हुआ, मेरे ग्रैंडफादर जीत गए जब केस। तो ऐसे ही तो क्या करेंगे। फिर उनको एक मेरे पास लेटर है, जो एक कोई थे रजवाड़े, वो आने वाले थे, तो हमारा मानसिंह रोड में जो है दरभंगा, बोले आइए आप, बेशक आइए आप मेरे घर पे, लेकिन पता नहीं जो ऐसे ये चल रहा है, मैं अब ये कितने दिन ये घर रख पाऊंगा। तो एक होता है प्रेशर, एक होता है इनडायरेक्ट प्रेशर जो दिखता नहीं है, लेकिन जो मतलब फील कर सकता है, बाहर वाले नहीं। एक नैरेशन जो था, जैसे बॉलीवुड और किताबें, अब दूरदर्शन, मतलब मैं बोल रहा हूं उसमें एक ऐसा एंटाई, वो लेकिन दिया था राजा मैं आपसे जमींदार हस्तक्षेप जो करूंगा। अय्याश थे। राय साहब, लेकिन एक बात नहीं मुझे मैं, एक बात, मुझे आपका रिजॉइंडर तो करने दीजिए सरकार। आप एक ऐसी बात कह रहे हैं कि केंद्र सत्ता के वर्चस्व के खिलाफ एक इंडिविजुअल एंटिटी अपना सब्जेक्ट उठाए और वो एक पैरेलल सत्ता खड़ी करके कहे कि साहब ये कथा चलेगी, ये इतिहास चलेगा, ये नैरेटिव है। पॉसिबल कहाँ है, वो हो ही नहीं सकता था। आज हम उसको पीछे घूम के रोमांटिसाइज करके देख सकते हैं। उस समय तो सर्वाइवल की प्रॉब्लम थी। 1947 मेरी दादी, मैं छोटा था, ये मेरे जीवन का सबसे खतरनाक तजुर्बा है। एक कोई प्रॉपर्टी किसी ने हथिया ली थी और उसका मुकदमा हार गए मेरे पिताजी। ये बात मैं बता रहा हूँ 88 की, और मैं पढ़ता था 7th क्लास में। तो मेरी दादी बहुत आराम से बैठी कोई नॉवेल पढ़ रही थी, और वो अकेली क्राउन प्रिंसेस थी आजादी के बाद, और मेरे फादर बहुत दुखी थे उससे। मैं कभी जीवन में अपने घर की कहानियां लिखूंगा, वो सारे अपहीवल्स, तो आप ये समझेंगे कि हमारा तस्वीर का दूसरा रुख क्या होता है। तो मैंने अपने दादी, मैं बहुत मुंह लगा था अपनी ग्रैंड मदर के, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप तो बहुत निश्चिंत हैं, और पापा इतना बड़ा मुकदमा हार गए, हमारा इतना नुकसान हो गया। अब मेरे को कोई अकल नहीं थी, बस फादर दुखी थे, तो मैंने ऐसे अपने दादी से कहा। विडो महिला सफेद सूती धोती में बैठी हुई, उन्होंने ऐसे चश्मा उतारा, मुस्कुराई और बोली, गई बैठो, नॉवेल रख दिया। वो भूलता नहीं है मेरे दिमाग से आज तक। बोली बेटा कितने लाख का नुकसान हुआ है। मेरे पिता का पुकार का नाम पप्पू है। पप्पू को कितना नुकसान हो गया। हमने कहा पता नहीं, लेकिन आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और मैंने कुछ सरकास्टिक व्यंग कर दिया दादी पे कि आप तो राजकुमारी है। बोले हाँ, सुनना चाहते हो। सन 47 में मैं क्राउन प्रिंसेस थी, और फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। वो कहना ठीक नहीं, आजकल सब सोशल मीडिया पे जाता है, वो उसको दूसरे ढंग से लिया जाएगा। तो मेरी दादी ने कहा कि जिस दिन आधी रात को ये अनाउंस हुआ 15 अगस्त की, अब देश आजाद है और आपके सबके अधिकार समाप्त होते हैं और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं 17 साल की थी।
तो मैंने अपने पिताजी से कहा जाके, जो लास्ट राजा थे, मैंने कहा दादा क्या मैं अब राजकुमारी नहीं रही? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम राजकुमारी नहीं रही। क्या मैं 17 साल की युवती, सन 47 में आजकल की 17 साल की लड़कियां स्मार्ट होती, क्या मैं अपना क्राउन और ये सब नहीं लगा सकती? बोले नहीं, ये सब समाप्त। तो वो डरी। उन्होंने कहा मुझे जीवन में पहली बार खौफ आया दिमाग में। तो मैंने कहा हमारा घर जो है, उन्होंने कहा मैं राजसदन में रह पाऊंगी कि राजदन भी हाथ से चला जाएगा? तो उन्होंने कहा बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक की गारंटी है कि तुम इस घर में रहोगी शान से, मेरे मरने के बाद मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा बेटा वो कहाँ अर्श पे और कहाँ फर्श पे, और मेरे फादर की निगाह की वो तकलीफ, ये नहीं कि राजा नहीं रह गए हैं, कि बेटी को इस बात का कॉन्फिडेंस देना कि तुम्हारा अपना घर तब तक सुरक्षित है जब तक मैं जीवित हूं, मेरे मरने के बाद मैं ये भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है। बोली उस दिन जो मैंने टर्मोइल ऑफ लाइफ 17 साल की उम्र में देख लिया, सारे नुकसान देख लिए, सब कुछ जाता हुआ देख लिया, अब मुझे कोई नुकसान नहीं लगता। अब 2-4 लाख रुपए का मुकदमा हार जाना, कोई जेवर चोरी हो जाना, किसी ने कुछ सेंध लगा दी, किसी ने आके कुछ मक्कारी कर दी, अब मुझे वो चटनी चूरन लगता है। तो ये मैं एक उस महिला का दर्द बता रहा हूं जो सन 47 से अपना दर्द लेके बैठी थी। तमाम सारी ऐसी कहानियां हैं, आप सिर्फ कुलदीप नैयर की बिटवीन द लाइंस पढ़ लीजिए। जी बिल्कुल। इमरजेंसी के दौरान महारानी गायत्री देवी और राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ तत्कालीन सरकार ने जो हरकत की वो सिर्फ शेमफुल ही नहीं, बहुत ही हम लोग जंप निंदनीय करते है। चले जाएंगे। मैं यही आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक होता है लेखन के जरिए बात करना कि हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने नरेशन को रखने का या अपनी सफाई रखने का। एक होता है आप कह रही हैं कि आपके परदादा जी जो थे वो ड्रामा और ये सब में थे, तो कलाकार को तो एक्टिविस्ट होने की एक छूट होती है। उस तो वक्त नहीं थी। तो तब क्यों नहीं आप मतलब कोई ऐसा नरेशन, ऐसी कोई कहानी नहीं, कोई ड्रामा नहीं देखता हूँ, कोई थिएटर नहीं देखता हूँ, कोई गाना नहीं सुनता हूँ जिसमें ये सच में राज परिवार की ओर से आए ये कहते हुए कि हम तुम्हारे ही थे, ये जो तुम जो आज मुझे इतिहास में पढ़ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। देखिए जो भाई ने कहा हमारे साथ भी कुछ सिमिलर ही हुआ था। मेरी दादी जो थी वो पर्दे में थी, मेरे फादर बहुत छोटे थे, 9 महीने के थे, 11 महीने की उम्र में गादी पे आ गए, एंड दोज वर टर्बुलेंट टाइम्स। हमको पता नहीं था कि कल क्या होगा, राइट? तो उस वक्त किसी को आवाज उठाने का हक था नहीं था वो तो हम कह भी नहीं सकते। ठीक है, मेरा है एक ना? सवाल है आपसे, कपिल जी आपसे भी एक सवाल है। अ, आप लोग लीडरशिप पोजीशन में हमेशा से थे, हम लोग मतलब जो रैयत थी, जो लोग थे वो आपको मानते थे कि आप राजा हैं, आप नवाब हैं, हम लोग मान रहे थे। और आप लोग के लोग भी, आपके परिवार के लोग भी बाहर जा रहे थे पढ़ाई करने, इंग्लैंड खास तौर पे बहुत ही पसंदीदा जगह था, और आप लोग भी डेमोक्रेसी समझ रहे थे, आप लोग भी कांग्रेस को फंड कर रहे थे, पूरे नेशनल मूवमेंट को आप लोग फंड कर रहे थे। तो आपको भी मालूम था कि डेमोक्रेसी होगा और क्या होने वाला है, ये नरेशन कोई डेमोक्रेसी कैसा होगा और ये कैसा देश बनेगा, ये तो हम लोग पहले से तय होने लगा था। तो विलय भी एक अचानक हुआ घटना नहीं था, आप लोग भी मन ही मन तैयार हो चुके थे कि ये होना है, ये आएगा, ये तो आना है, क्योंकि आपके लोग भी उतने ही मॉडर्न थे जितने मॉडर्न मैं मान सकता हूं कि आप लोग लिखे नहीं लिखे ये एक बात है, लेकिन आप लोग लीडरशिप रोल में भी नहीं आने की कोशिश की है। बहुत देर तक पॉलिटिकल सन्नाटा आप लोग अपना के रखे कि हम आए सामने। स्वतंत्र पार्टी में एक बार कुछ लोगों ने हिस्सेदारी की थी, लेकिन बहुत देर तक तो आप लोगों ने पॉलिटिकल लीडरशिप लेने की भी कोशिश नहीं की। एकदम ऐसा लगा कि विलय के बाद सब कुछ सिकुड़ गया, अंदर घुस गए, छुप गए हैं उस लीडरशिप पोजीशन में। जवाब दूं? जी जी। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन एक बात ये बताइए, ये तो राजशाही के खिलाफ, ये तो राजतंत्र के खिलाफ, ये तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद आ गया, उसके खिलाफ लोकतंत्र का मामला था ना। तो फिर राजशाही कैसे सरवाइव कर सकती थी, या फिर कैसे वो लीडरशिप प्रोग्राम में आ सकते थे, लेकिन या उनके पास एक लाइन खाली बोल लीजिए ना साहब। हाँ, ये जवाब देते समय बस एक बात को ख्याल में रखते हुए कि किसी भी यूरोपियन, किसी भी रशियन, किसी भी यूरोपियन
राजशाही में जिस तरह से ब्लड बात होता है चेंज के लिए, यहाँ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं इस हुआ। देश की जनता आपसे नाराज नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश की बागडोर जिनके हाथों में थी उनको तय करना था कि किनको आगे आना है, किनको नहीं आगे आना। और जब आप ये कहते हैं कि आप लोगों ने लिखा नहीं, भैया हर घर में, हर रजवाड़े में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनके मैनेजर्स ऐसे नहीं थे, हर आदमी हिस्टोरियन नहीं था, हर आदमी आर्ट एंड क्राफ्ट का पेट्रोनाइजर नहीं था। कुछ लोग शुद्ध राजनीतिक थे। जो शुद्ध राजनीतिक थे उन्होंने 7 पीढ़ी राजनीति की, वो आज भी रजवाड़ा स्थिति में है। कुछ लोगों ने काम नहीं किया। मेरे परिवार में राजनीतिक नहीं हुए कोई, ऐसा नहीं है। सारे राजाओं को पहली असेंबली में सबको एमएलसी बनाया गया था। मेरे फोरफादर भी थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे। वो पूरा सजरा नहीं गाने बैठा हूं यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर गलती से बाय डिफॉल्ट कोई राजनीति में नहीं जा पाया, या उसने ट्राई किया हो और वो सफल ना हुआ हो, उसकी गलती है। ये जरूरी है कि राजवाड़ों का, जैसे आज दुनिया भर की स्टडीज हमारे आजादी का, नवजागरण का, विभाजन का इतिहास यूरोपियंस लिख रहे हैं, ब्रिटिश लिख रहे हैं, जर्मन का आदमी लिख रहा है, इंडियंस लिख रहे हैं। रजवाड़ों के अपहीवल्स का इतिहास भी तो कोई लिख सकता था। अगर उसने नहीं लिखा तो उसकी भी तो एक दृष्टि रही होगी कि वो उसके प्रति बायस था, उसके प्रति उसको आदर नहीं था। ये काम मैं ही करूं, यतीन मिश्र ही इस मंच से चिल्लाएं कि यतीन मिश्र महान कवि हैं। यतीन मिश्र को महान अगर होना होगा तो कोई दूसरे आलोचक लिखेंगे ना। रजवाड़ा कैसे? आज जिंदगी में शायद मैं पहली बार इस मंच पे अपने परिवार का गुणगान कर रहा हूं। मुझे बहुत फूहड़ भी लग रहा है, सॉरी टू से। मुझे लग रहा है कि मैं क्या बताऊं जो मेरे फोरफादर कर गए। मैं तो बैठता हूं तो लता मंगेशकर, गुलजार, विद्या निवास मिश्र और सिद्धेश्वरी देवी करता हूं। आप मुझे आज यहाँ फंसाए हो कि अपने खानदान का सजरा गाओ। अब वो बात अच्छी नहीं लगती कि मैं सजरा गाने बैठा हूं, तो ये सजरा तो दूसरों को गाना चाहिए, ये उनको गाना चाहिए। ये जिन्होंने मेडिकल कॉलेज का इतिहास देखा उनको गाना चाहिए, जिनको एजुकेशनल इतिहास, उनको कामेश्वर सिंह साहब का इतिहास लिखना चाहिए। कपिलेश्वर सिंह अगर लिखेंगे तो बायस माना जाएगा। मैं बहुत सुंदर हूं तो अपनी मां की निगाह में हूं, दूसरा तय करेगा कि मैं सुंदर हूं कि बदसूरत। नहीं, इतिहास के लेखन में तो मैं बिल्कुल मान गया। और मैं बिल्कुल, आप इतिहासकार बना रहे हो रजवाड़ों को। आप क्या क्या बनाओगे? जोकर बनाओगे, इतिहासकार बनाओगे, उनको राजा बनाओगे, उनको जो है एमएलसी एमपी बनाओगे, उनको डाकू बनाओगे, क्या क्या बनाओगे भाई? क्या क्या करेंगे वो? लेकिन मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ कि कभी, मतलब कपिल जी आप बताइए कि आप लोग को तो कितने बार आप लोगों को मौका मिला कि लीडरशिप रोल में आप लोग आ सकते थे? मेरे ग्रैंडफादर कामेश्वर सिंह जी राज्यसभा के मेंबर तो थे ही लाइफ लॉन्ग। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, आप बोलते हैं आप अमेरिका, मतलब इंडिया में डेमोक्रेसी है और पहले से भी जानते थे, तो ये तो होना ही था। यूएस में भी डेमोक्रेसी है, बट वहाँ राइट टू प्रॉपर्टी है, यहाँ नहीं है। अब देखिए, पहले बहुत अच्छा था, लोग गांव में थे, गांव में रहते थे, शहर वाले शहर में रहते थे। क्यों? खेती, पैसा नहीं होता था लेकिन खेती पे, एग्रीकल्चर थी। अब बताइए यहाँ पे कितने लोग खेती करते हैं? मुझे नहीं लगता है कोई खेती करते होंगे। अब करने लगे हैं, लेकिन क्या किया? सीलिंग लगा दो। सीलिंग माने सब चीज छीनने का। जो एक बंदा 30 एकड़ ही रख सकता है। अब ठीक है, एक बंदे को 30 एकड़ पर ले आए, उसके 4 बच्चे हुए, अब 10-10 एकड़, उसके बाद 2 एकड़, उसके बाद सर वो भी बिक गया, उसके बाद वो धक्के खाने के लिए कोई बॉम्बे गया। मुझे नहीं अच्छा लगता दिल्ली रहने में, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं अगर सब होता तो मैं दरभंगा छोड़ के कभी नहीं जाता। मेरे भाई साहब यूएस में हैं, वो पढ़ने गए, आए नहीं। क्यों? अगर ये सिस्टम हमारे पास, जब तक हम लोग थे, हमारा शुगर मिल था, लोहट, सकरी, और सारे फार्मर्स वेरी वेरी हैप्पी। अभी भी लोग आते हैं, अरे हमारे बाबूजी, मैथिली में बोलते हैं, हम लोग तो कैश क्रॉप करते थे, गन्ना उगाते थे, वहां जाते थे ट्रक से, वहां देते थे और टटका टटकी, मतलब एकदम फ्रेश पैसा मिल जाता था। पीपल वेर हैप्पी। उसके बाद क्या किया गया? इंडिपेंडेंस हुआ, सब कुछ लिया गया। तब से भी उनका मन नहीं भरा। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? प्राइवेट वो कर दो, इनका चीनी मिल भी ले लो, ले लिया। सारे चीनी मिल अभी तक, अब 70 साल हो गया है सरकार में, एक भी हमारे पास। अब देखिए कैसे, आप देखो, किसी को आपको मारना है ना तो एकदम से नहीं मारते, ब्लड बात होता, वो बेटर था। हमें घुट घुट के मारा गया है। दैट वाज मोन, चले जाते, अच्छा था, एक होता था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, खत्म, फिनिश। हमें धीरे धीरे बाहर आ गया। पहले जवाहरलाल जी ने लिया, फिर उनसे मन नहीं, प्राइवेट पर्सी दो। अब मैं धारक को 100 रुपया लिख के देते हैं गवर्नर साहब, है ना, जो 100 रुपए बोलेंगे नहीं, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है।
तो ये हुआ है ना, उनको प्राइवेसी क्या था, इस लाइक आपका जो इनकम होता है उसका अरे किसी को आप हटाएंगे तो 2 महीने का कम से कम वेतन तो देंगे, 2 महीने में आप जॉब ढूंढ लीजिए। तो मैं इसी में एक एनेक्डोट है, मतलब सॉरी सर, एक चीज हम बोल देते हैं, अब यूएस जाइए, भैया बोलते हैं अगर आपको जमींदारी करनी है ना तो वहां जाओ, वहां 600 एकड़ 1000 एकड़ का फार्मर है, वो शिकागो नहीं जाता है, वो न्यूयॉर्क नहीं जाता है, वो अपने गांव में मस्त है, अपना पैसा कमाता है, एक सलून में जाता है, बार है, ही हैव गुड टाइम, अपना कमाता है, वो धक्के मारने के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाते। अब क्या हुआ है, दिल्ली में धक्के खाने आते हैं, बॉम्बे में धक्के खाने जाते हैं, तो क्यों, जो सिस्टम था, अब एग्रीकल्चर कंट्री बोलते हैं, कौन एग्रीकल्चर से पैसा कमाता है, बड़े लोग कमा रहे हैं अभी भी, लेकिन एक आम आदमी, हम बोलते हैं ना, कोई लेना नहीं चाहता है खेत। जी बिल्कुल। मैं मतलब मसनूडी झारखंड में है, वहाँ भी एक रजवाड़ा है। उन त्रिपुरारी शरण जी वहाँ के थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि हमसे ले लिया गया सब कुछ, ये कह के कि सारे जो खान थे, जो जितने भी खाद्यान्न होते हैं, जो खान होते हैं, वो हमसे ले लिया गया ये कह के कि नेशनलाइज करना है, और अब प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो समझ ही भी नहीं आया कि तब गलती हुई थी कि अब गलती हो रही है। ठीक है, तो सारे बैंकों को जो राजवाड़ों ने बैंक बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा था, त्रावणकोर था, जितने भी बैंक थे, सबको पहले नेशनलाइज कर दिया गया, और अब कह रहा है कि अब कहा जा रहा है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक एनेक्डोट है जो लोगों में बहुत सुना जाता है। मैं भी लोगों से ही सुना हूँ, इसलिए इसकी सत्यता पे बात नहीं कर सकता हूँ, कि एक बार किसी फंक्शन में इंदिरा गांधी आई, और चूंकि वो प्रधानमंत्री थी तो सब कोई वहाँ पे खड़े हो गए उनको देखकर, गायत्री देवी खड़ी नहीं हुई, और उसी रात उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्रीवी पर्स खत्म कर देना है अचानक से। तो क्या जो ये आपके साथ जब प्रीवी पर्स खत्म होता है, तो क्या इसको आप मानते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, कि विलय के समय तय की गई एक बात को एक दिन बिल लाकर खत्म कर दे हम? और तो ये क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपके परिवार में कभी ऐसी चर्चा होती है, या आप लोग उसको इस तरह से देखती हैं? राजकुमारी जी, आप देखिए 565 राज्य थे, और उसमें से 300 तो गुजरात में ही थे, जी 300 से ज्यादा। जी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल टाइप्स ऑफ रजवाड़ास, वी हैड मराठास, we had Sunni Muslims, we had Shia Muslims, we had Kathi Darbars, we had Abanesians, we had Patels, and yeah, Kachwahas, yeah. So all kinds in Gujarat. Architecture भी सब अलग-अलग टाइप का ही था. Privy purses तो was part of the contract. कि आपको ये दिया जाएगा, आपकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होगा, बालासिनोर नंबर 1 के जो भी स्टेट का होता था ये था, आपके खिलाफ केस नहीं होंगे, बहुत सारा लंबा लिस्ट था। धीरे धीरे जैसे इनने बताया, एक साथ नहीं किया, लेकिन दे डिड इट इन पार्ट्स। वो समझ रहे हैं, क्या इसको आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो वही मैं कह रही हूँ कि धीरे धीरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत हुई, राइट। अब एक हमारे गुजरात के ही रजवाड़ा थे, बहुत छोटे थे, अब प्रीवी पर्स की मीटिंग के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था। अब वो कहते हैं कि मेरा प्रीवी पर्स जो है वो इतना छोटा है कि मेरा तो इससे दुगना खर्चा मुझे प्रीवी पर्स के लिए ही हो रहा है। तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी मच अभी मैं एक बड़ौदा की राजकुमारी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत सुंदर इंटरव्यू है, आप लोग भी यूट्यूब पे आप लोग भी सुन सकते हैं, जी महारानी बड़ौदा की आप लोग भी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा दर्द बताया है कि जब प्रीवी पर्स खत्म होता है और अचानक से पैसे नहीं है कि घर के खर्च और पूरे स्टाफ को चला सके, तो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि खुलेआम बाजार में नहीं बेच सकते हैं क्योंकि रजवाड़े हैं, और ऐसी चीज़ों को गला दिया गया, उसको एक सोने का तोप था जिसे उन्होंने कहा, बड़ौदा महाराज ने कहा कि कम से कम भाई भारत सरकार ही उसको गवर्नमेंट ही उसको ले और उसको म्यूजियम में रखे, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार नहीं थी, और ये लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे, वेल्थ टैक्स, ये सारी चीज कैलकुलेट होने की वजह से। तो इवन पूजा की थालियां जो चांदी और सोने की होती थी वो तक बेचने का नौबत आ गया, और हमें बताते रहा गया लगातार कि राजा कैसे रहे हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा भैया देखिए, मैं तो बहुत पहले छोड़ चुका हूँ ये सब कहानी।
सन 47 के बाद मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ और मुझे लगता है कि इसी में आनंद मनाओ, उस पे बिसूरने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ज़रूर कहने वाला हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, अब शायद कम होती है। मैं दोनों जगह, दोनों परिस्थितियों में मैं आउटकास्ट पर्सन हूँ। रजवाड़ों की महफ़िल में जाता हूँ तो कहते हैं ये रजवाड़ा थोड़ी, ये तो लेखक हो गया है। और लेखकों की बिरादरी में जाता हूँ तो कहते हैं ये लेखक नहीं है तो राजा का लड़का है। तो आई एम नोवेयर, एक बात। दूसरा, सरकास्टिकली ये कहा जाता है अगर आपने कहीं भलमनसाहत दिखा दी, अपना कोई त्याग कर दिया या आपने कहा जाने दो नहीं करो, अरे क्या बात है, राजा साहब है भाई, अब वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, उनको समझना चाहिए। और अगर कहीं आपने अपनी अना दिखा दी, अगर आपने किसी से सैद्धांतिक लड़ाई लड़ ली, अगर आपको लगा कि आपको डिग्रेड कर रहा है, आपने अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पीछे कर लिया, कोई बदतमीजी नहीं की, उनका क्या है भैया, वो तो राजा साहब हैं, वो लोग तो पता नहीं किस शताब्दी में रहते हैं। तो हमारे लिए दुधारी तलवार पे चलने की ये एक जंग है। अपनी इज्जत बचा के रखना, अपने पूर्वजों की थाती लिगेसी को बचा के रखना। राधिका राजे जी से मैं सहमत हूँ, भाई साहब से सहमत हूँ, भाभी भैया से सहमत हूँ कि रजवाड़े रह गए, परिवार रह गए, महल रह गए, उसमें से बहुत सारे रुइन हो गए, बहुत सारे होटल बन गए, बहुत सारे सरकारों ने उसमें ले लिए। आपको इज्जत वही बना के रखनी है, पब्लिक आपको वही देखना चाहती है कि साहब ये फलाना रजवाड़ा है, ये फलाना नवाब है, ये फलाना गुजारेदार है। वो कैसे जिया है, उसने कैसे अपने अपहीवल्स को, अपने डिलेमा को, अपने कंट्रडिक्शंस को साधा है। पेपर्स की क्या बात करें, वसीकादार सावत के देख लीजिए, जो सबको वसीका मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय दौर में, तो पता चला कोई साइस हो गया है, कोई तांगा चला रहा है, कोई भड़भूजा हो गया है, लेकिन वो वसीका लेने अपनी वही अचकन पहन के जाता था। तो ये डिलेपिडेटेड हिस्ट्री की कहानी है, इसको वहीं छोड़ दीजिए। रजवाड़ों का जो कुछ अच्छा है उसको आगे प्रोपोगेट कर दीजिए और हमसे कम ये उम्मीद ना करिए। रजवाड़ा बिरादरी से अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करने गलती से बैठा हूं कि आपको लिखना था, आपको बताना था, हम केंद्र सरकार के प्रति, हम उस समय के एस्टेब्लिशमेंट के प्रति, 47 में हुए उस सारे परेशानियों के प्रति किसी रजवाड़े के पास ये ना दम था, ना सोर्स था, ना पर्सनल करेज थी, क्योंकि वो एक बड़े कॉज के लिए हो रहा था। देश आजादी हो रही थी, स्वदेशी आ रहा था, एक बड़ा कॉज था। बड़ा कॉज ना होता तो शायद राजे रजवाड़े भी उसमें कुछ बदमाशी करते, नहीं किया उन्होंने। उनको लगा कि गांधी जी सही कह रहे हैं, उनको लगा कि उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सही कर रही है, देश में एक सुंदर युग आने वाला है। तो उस समय ये तो बहुत छोटी बात हो गई, ये तो वैसे हो गया कि आपने मुझे जागरण संवादी में नहीं बुलाया तो मैं आपके खिलाफ खड़ा हो जाऊं कि अरे मैं तो बड़का लेखक हूं, मुझको तो अब इसके खिलाफ लिखना चाहिए। तो रजवाड़ों को अगर कुछ नहीं मिला उसके, तो वो इतना बड़ा त्याग खुदे कर चुके थे कि उनको उसमें होम करना था, ना कि उसका विरोध करना था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। ये हम बात सुन रहे हैं कि प्रिवी पर्स और रोज रोज जो आपके साथ होता रहा उसकी सारी दास्तान सुन रहे हैं, लेकिन एक दास्तान मिसमैनेजमेंट की भी है। ठीक है। मैं बिहार से हूँ तो वहाँ के राजवाड़ों की कुछ बातें कर लूँ। हथुआ महाराज की जमीन हो। कपिलेश्वर जी इसके विरोध में बोलिए, सारा हम लोग का पर्दा क्यों खोल रहे हैं भाई? कुछ तो राज की बात रहने दो, पर्दे को रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो सारा भेद मत खोलो। नहीं, मुझे एक सर कि आप बेतिया महाराज की बात कीजिए, दरभंगा आपके राजवाड़े की बात करें, दरभंगा महाराज की या हथुआ महाराज की, आप बिहार के किसी भी शहर में घूम जाइए और लोग बोलेंगे ये जमीन ना हथुआ महाराज का था, अब इस पे कॉलोनी बन गया है, लोग हथिया लिए हैं, अब इस पे रजिस्ट्री करवा लिए हैं अपने नाम। ये दरभंगा महाराज का था, इसको लोग इस पे कॉलोनी बना लिए हैं। ये बेतिया महाराज का था, अब इस पे पहले लिचवानी हुआ लीची का बागीचा होता था, अब काट के पूरा मोतिहारी बस गया है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या मिसमैनेजमेंट भी तो हुआ। मैं सिर्फ ये इतने ही तक नहीं रुका मसला कि सरकार ने गलत किया, आगे भी हुआ, आप लोग भी छोड़ छोड़ के भागे और मिसमैनेजमेंट था। मिसमैनेजमेंट तो हुआ ही है, ये तो डिनाई नहीं कर सकते, दोनों तरफ से होता है। बट एक्चुअली आप जैसे इन्होंने बोला ना, जो हम लोग इतना देख चुके थे, इतना हम लोगों के साथ हो गया है, जो कोई अगर कोई कर भी रहा है तो हम लोग आंख मूंद लेते थे, सीरियसली बता रहे हैं।
अब जो जानो इतना चला ही गया है। दूसरा अभी अब 2 कट्ठा जमीन घेर लिया तो हम लोग तो छोड़ो यार, अब एक तो हमारे में अब उतना लड़ने की क्षमता भी नहीं है, सही बात है। और हम और एक चीज और है, जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन परसेप्शन ये हो गया जो रजवाड़े हैं ये इनके पिट्ठू थे या ये इनके चमचे हैं, क्योंकि सबको ब्रिटिश तो वो अच्छा। हम लोग भी क्या करते, हम लोग को मेयो कॉलेज भेजा जाता था, डून स्कूल भेजा जाता था। वो छुरी चम्मच से बिहारी भी जाएगा तो छुरी चम्मच से अंग्रेज बन के बनाओ, जो उनको गुलाम रखो। तो हमारा भी कोई दोष नहीं था, जैसे आप अपब्रिंगिंग करेंगे वैसे ही होगा। तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन एक परसेप्शन हुआ जो ये भी अत्याचारी है, तो हम पे एक थोड़ी सी नेगेटिविटी भी हो गई। कपिलेश्वर भाई, मैं क्षमा चाहते हुए आपको हस्तक्षेप करूंगा। आज हिंदी के प्रोफेसर, फारसी के प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर का बच्चा जब दून स्कूल में पढ़ता है तो राजा का लड़का काहे नहीं पढ़ेगा भाई दून स्कूल में? क्यों नहीं कौन पढ़ेगा? गड़बड़ी किया है उसने? वही गड़बड़- वो नई भाषा काहे नहीं सीखेगा भाई? अच्छा, एक चीज है राजा की तरह, लेकिन भाई अभी तो बोलते हैं जो शादी किया के राजा की तरह रहता है कि अच्छा। अब प्रियंका चोपड़ा, निक जोन्स कहाँ शादी करने आई? यहाँ जयपुर में, उदयपुर में। हमारा दुर्भाग्य ये है जो हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से है, तो हमारा टूरिज्म इज जीरो। बिकॉज राजस्थान है, इट्स नियर बाय टू दिल्ली, इट्स वेल एक्सेस, कनेक्टिविटी बहुत है। तो अब रजवाड़ा अगर आप सोचिएगा, अगर आप देखिएगा जो रजवाड़ा मतलब राजस्थान हो गया है, हम लोग अलूफ हो गए। बिकॉज ना गवर्नमेंट ने हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर। कोई बिहार नाम सुन के ही ना थोड़ी वो हो जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ, बीइंग अ बिहारी। बट अब जो है सो है। सो इट्स लाइक कुन्ना रोड था, अब थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। अब एयरपोर्ट हो गया, अब हम लोग भी सोच रहे हैं व्हाई कांट वी डू लाइक राजस्थान, जैसे मंडावा ने किया, केसरी अंकल ने किया, सब ने किया, तो उन्होंने बचा लिया, हम लोग तो बचा नहीं पाए। प्रशांत जी, मैं चूंकि उधर से आ गया है कि आनंद जी का इशारा है, दूसरे सेशन भी होने हैं, आपका सवाल नहीं लेंगे, मैं दूसरे तरह से इसको समअप करता हूँ। रजवाड़ों का मतलब जो हुआ, जो बात हुई, जो हमारे कष्ट है उसको भूल जाइए। रजवाड़ों का मतलब होता है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ को रिवाइव किया, जिन्होंने महेश्वर के घाट बनाए। रजवाड़ा होने का मतलब होता है छत्रसाल, जिन्होंने कवि भूषण की पालकी ढोई। रजवाड़ा होने का मतलब होता है विजयराजे सिंधिया, जिन्होंने उस समय राजनीति की अलग जगह हिंदू महासभा बनाया और तमाम सारी जगह पे गई, उन्होंने अपने ढंग से काम किया। रजवाड़ा होने का मतलब होता है सयाजी राय गायकवाड़ द्वितीय, बड़ौदा राजघराना, जब कोई संगीत नाटक एकेडमी नहीं थी, जब कोई पेट्रोनेज कल्चर नहीं था, जब कोई पंडित भीमसेन जोशी जी ने अपना सवाई गंधर्व फेस्टिवल नहीं शुरू किया था, तो बड़ौदा राजघराना बुलाता था और तमगे देता था। आप बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स में क्लासिकल सिंगर्स के जो यहाँ पे तमगे देखते हैं, वो तमगे सिर्फ बड़ौदा देता था। और 1952 में एक कलाकार को आने का फर्स्ट क्लास का किराया और 2000 चांदी का सिक्का मिलता था। रजवाड़ा होने का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे रजवाड़ों ने अपने अपने ढंग से काम किए। यहाँ की एक रियासत थी भार्गव फैमिली की, दुलाले राम भार्गव, जिन्होंने पूरा भार्गव प्रेस की नींव रखी, जिन्होंने लखनऊ पे अखबार निकाला और रामायण महाभारत और तमाम सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया। जरा जाके खंगालिए, रजवाड़ा मतलब महाराज पटियाला होता है। महाराज पटियाला के उस एस्पेक्ट को, रंगीनी को ना देखे, ये भी देखे कि पूरा महल दे दिया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। महाराज बनारस के बारे में देखें, दरभंगा के बारे में देखें, छोटे छोटे राज बनेली के यहाँ जाके देखें, जो राज बनेली घराना शास्त्रीय संगीत के लिए बड़ा पेट्रोनेज करता है। तो इस तरह से हुआ है। बाकी तो हम सब सामान्य हैं और मुझे इसको कहने में या इसको स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक हूं, मुझे उसमें सांस लेना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पूर्वजों के जो दुख दर्द है उसको कृपा करके हिंदी सिनेमा के आधार पर और मिटाई गई संस्कृतियों के छीजते हुए घटिया इतिहास लेखन से कंपेयर ना करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब जो यतेंद्र भाई ने जिस तरह से बताया कि राजवाड़े का मतलब क्या होता है, ये उसी का नतीजा है कि आज भी हमारे मन में वाजिद अली शाह इस लखनऊ में मौजूद है और लखनऊ से बेहतर जगह हो नहीं सकता था कि हम ये चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आप सभी का।